तो यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसे धारा की चाल मान लेते हैं, हमने धारा की जो चाल मानी है वो x मान लेते हैं, ठीक है। और जो नाव की चाल है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब धारा की दिशा में जाएंगी तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, यहाँ पर सापेक्ष चाल लिख लेना है। सापेक्ष चाल जो होगी वो धारा की दिशा में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो नाव की 14 प्लस धारा की x दोनों जुड़ जाएगी। अब समय दिया है कितना, समय को देखो सही से फ्रैक्शन में लेंगे। यहाँ लिखा है 1 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 4 एकम 4, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7/4 इसका समय है। और डिस्टेंस कितना है, 28 किलोमीटर है। तो बोला जा रहा है कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल होगी 14 प्लस एक्स बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर बटा में समय कितना दिया हुआ है, 7/4। 7/4, 4 नीचे ना लिख के हम ऊपर कर देते हैं। तो हमने देखा यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। ये 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ये क्या है, 28 था इसका मान। जो इसका जो वैल्यू है वो 28 था। देखो यहाँ पर दूरी कितनी है, 28 थी ना, 28 ही लिखेंगे हम। बटा में आपका जो समय कितना था, ये दूरी 28 ही थी, समय कितना था, 7/4। 7/4 लिखेंगे तो 4 को ऊपर लिख देंगे, 7 नीचे। 7 एकम 7, 7 चौके 28 और ये होगा 4 चौके 16। तो हमने देखा 14 प्लस एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 16 आ गया। अगर हम 14 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा की चाल कितनी है, 2। पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यही सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित। तो धारा की चाल मान लेते हैं एक्स है, और जो नाव या बोट है उसकी जो चाल है वो आपकी 11 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल की बात की जाए, एक दिशा में सापेक्ष स्पीड जो है, जो चाल है वो क्या बनेगी, 11 प्लस में एक्स बन जाएगी, ठीक है। आपसे टाइम बोला है, टाइम कितना है आपका, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब है ये 20/60 कर देंगे। 20 से कम 20, 20 तिया 60। तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ेंगे 7, तो ये 7/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है दूरी, दूरी कितना दिया हुआ है, 28 किलोमीटर, ठीक। अब आपको निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, एक्स दूरी बटा समय। तो सापेक्ष चाल क्या लिखा है, 11 प्लस एक्स बराबर दूरी कितना है, 28 किलोमीटर, और समय कितना लगा है, 7/3। 7/3 का मतलब है 3 हम ऊपर कर देंगे। 7 से 7 एकम 7, 7 से 7 चौके 28। ये 11 प्लस एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो 4 तिया 12 बन जाएगा। और जब 11 को पक्षांतर करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो 1 बनेगा। तो इसमें जो सी विकल्प है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका सही है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। बोला है 4 घंटे 15 मिनट में, 4 घंटे 15 मिनट को जो टाइम है वो सही से बना लेते हैं। यहाँ पर 4 घंटे 15 मिनट का मतलब है 15/60 कर देंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 100, 4 चौके 16, 1 17/4 हो जाएगा पहला समय, ठीक है। फिर दूसरा बोला है कि 3 घंटे 10 मिनट में। तो दूसरा समय क्या दिया है, ये टाइम वन था हमारा। अब टाइम टू दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट का मतलब है 10/60 कर देंगे इसे। 0 से 0 कट जाएगा, 36 18 1 19। तो ये बनेगा 19/6। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर जाती है। तो आप देखो, वैसे तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो हम ऐसे यहाँ पर क्या है, धारा की चाल जो है वो एक्स मान लेते हैं, ठीक। जैसे आपको बताया जाए कि 34 किलोमीटर जाना है
किसकी दिशा में? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा x है और जो नाव की चाल है वो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी? प्लस में होगी। तो नाव की चाल कितनी है पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की चाल नहीं है, तो आप ऐसे समझें कि जो x प्लस वाई है, मतलब दोनों की चाल, सापेक्ष चाल एक दिशा में, वो दूरी बटा समय लिखेंगे। तो दूरी है 34 किलोमीटर और समय कितना था पहला वाला? 17/4। 17 नीचे लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 4। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 चौके 8, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 8 बन गया। दूसरी चीज़, विपरीत दिशा में x माइनस वाई करेंगी तो जाती है कितना किलोमीटर? 19 किलोमीटर जाती है। दूसरे वाले का समय कितना है? 19/6। तो 19/6, ये ऊपर 6 कर देंगे, 19 से 19 कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 6। तो हमने देखा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आया 8 और x माइनस वाई का वैल्यू जो आया वो 6। हमने आपको कई बार बताया है, अगर आपका प्लस में और माइनस में दो बार में एक वैल्यू दी हो, अगर आपसे बड़ी वैल्यू पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, और छोटी वाली वैल्यू पूछे तो घटाकर 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर नाव और धारा में नाव हमेशा बड़ी होती है, लेकिन पूछा हमसे नदी के प्रवाह की दर है, तो आपसे वाई का वैल्यू पूछा है। वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा? 8 और 6 का अंतर करेंगे, बनेगा 2, और इसमें हमेशा 2 से भाग करना है, तो 2 एकम हो जाएगा 2। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है? भाग करना है 2 से। अगर बड़ी चाल पूछा जाता तो हम 2 से जोड़कर भाग करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसी बेस पर आधारित था। जैसे हम मानेंगे एक दिशा में x प्लस वाई इसकी चाल हो जाएगी, और ये पहले पहले विपरीत वाला दिया है तो पहले विपरीत वाला लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो 24 किलोमीटर जाता है, और कितना समय लगता है? 6 घंटे। तो 6 चौके 24, यानी कि इसको आया 4 घंटे। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर दूसरी वाली चाल दी है दोनों की सापेक्ष चाल प्लस में, क्योंकि एक ही दिशा में जाएंगी फिर तो कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। कितने की स्पीड से जाते हैं? कितने समय में? 6 समय में। 6 एकम 6, 6×36, तो ये बनेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमने बताया है कि x माइनस वाई, मतलब एक प्लस में दिया हो, ये एक ये माइनस हो गया, x प्लस वाई ये कितना है? 6। अगर एक प्लस एक माइनस दिया है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर भाग करना है, और छोटी वाली निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करना है। हमसे पूछा है धारा की चाल। धारा की चाल छोटी होती है, नदी के प्रवाह की चाल छोटी होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू है वो हमसे पूछा है, तो 4 और 6 का अंतर आएगा, वो 2 आ जाएगा, बटा में 2 हमेशा कर देना, 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 1। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में चलकर धारा की वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो शांत जल में नाव की चाल है वो है आपका 15, यानी कि जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप धारा की चाल मानेंगे तो धारा की चाल आप x लिखेंगे। ठीक है, धारा की चाल x लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, वो पहली बार 30 किलोमीटर जाती है पहले, तो क्या करते हैं, एक ही दिशा में जाती है, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस x दोनों की सापेक्ष चाल जोड़ देंगे। फिर 30 ही किलोमीटर वापस आती है तो क्या है, ये विपरीत दिशा में आती है, फिर 15 माइनस x कर देंगे। तो इन दोनों स्थितियों का अगर समय जोड़ा जाए तो हमें लगता है 4.5 घंटे। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से क्या रखा जाए, इसमें से क्या रखा जाए कि आपका जो समय है वो आंसर 4.5 हो जाए। जैसे हमने क्या है, सभी विकल्प रख कर देखते हैं, तो हमने सबसे पहले ऐसा विकल्प ढूंढना है कि जिससे कट जाए। हमने पहले 5 विकल्प रख के देखा, 4 से कटेगा नहीं, 19 से जाएगा नहीं भाग, तो 4 5 ले लेते हैं x की जगह पर। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। 30 बटा में 15 और 5 20 हो जाएगा, और प्लस में 30 बटा में और 15 में से 5 जाएगा 10 बनेगा, बराबर में अगर ये 4.5 आया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस वाले 0 से 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 से भाग करेंगे 3 में तो ये बनेगा 1.5, और प्लस में ये 3 अलग से है, तो बराबर 4.5 हमारा बनना चाहिए।
तो क्या ये 3 और 1.5 ये बनता है 4.5? हाँ जी हाँ, दोनों 4.5 बन रहे हैं। मतलब अगर हमने बी ऑप्शन को ट्राई किया होगा तो यही वेरीफाई हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धन राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा क्या है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितनी? दोगुनी हो जाती है। ठीक है, दोगुनी हो जाती है। तो 15 वर्ष में पूछा है, तो 15 वर्ष में क्या करेंगे हम, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5×3 = 15। ये कितना आया आपका? 3 आ गया। तो आपको याद रखना है, इसी दो गुनी का मतलब 2 का पावर 3 कर देना। 2 का इस पावर से ये 3 बार कटा है ना, तो 3 का इसका पावर लगा देना है। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये 8 गुना हो जाएगा। लेकिन आपकी पहले राशि थी 12,000 और आप इसमें 8 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 12×8 = 96,000। तो 96,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से करना है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है और समान ब्याज के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10% फ्रैक्शन है, 10% फ्रैक्शन को क्या करते हैं, 10/100 करते हैं या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा तो ये बनेगा 1/10। यानी कि 10% फ्रैक्शन के लिए हमारी जो सीरीज बनती है यहाँ पर, ये कितना? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या बनाया जाता है, आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ये 10 है ना, 10 की पावर 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 100। तो ये 100 जो होगा इसे हम बोलेंगे मूलधन। फिर यहाँ पर अगर हम 1/10 निकालेंगे तो ये आएगा 10, यहाँ पर निकालेंगे तो ये आएगा 10। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ लिखा है ये हो जाएगा हमारा SI। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या है, इस 10 का भी 1/10 निकालेंगे तो बनेगा 1। तो ये है आपका CI और SI का अंतर। लेकिन आपको इन सबको जोड़ेंगे अगर आप इन सबको, तो ये जो हमारा टोटल 10, 20 से 21 जो बनेगा वो हमारा CI बनेगा। तो आपसे दिया क्या था? 500 रुपये साधारण ब्याज दिया था। 500 रुपये क्या दिया था? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना? 10 और 10 20, 20 से तो हमें भाग करना है। फिर गुणा किसका करना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 था, तो 21 का हमें गुणा करना है। तो 10 से 10, 2 से काटेंगे, 2 से 25 दूना 50, तो इसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 2 52, यानी कि 525 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है, अंतर दिया जाए और आपसे मूलधन पूछा जाए, और ये सिर्फ ट्रिक 2 वर्ष के लिए बताई जा रही है। अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष लिखा है तो ट्रिक क्या है, याद रखना, जो 10 रुपये है उसको 10 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, अगर आपसे मूलधन पूछा है तो 2 बार 100 का गुणा कर देना है। 2 बार 100 का गुणा हर बार जब भी आपसे मूलधन पूछा जाए। ठीक है, और जो रेट लिखा है 5%, उसको 5 बार 2 से गुणा करके भाग कर देना है। ठीक है, मतलब 5 का 2 बार गुणा करना है, उसी से भाग कर देना है। ठीक है, तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 चौके 20। हम क्या करेंगे, 10 का गुणा, 100 का गुणा और 4 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4000। 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रुपये और 8,652 रुपये हैं, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 8,400 रुपये और 8,652 रुपये हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका CI और SI है, मतलब SI और CI है, उनका निकालना है डिफरेंस। यहाँ पर कितना लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 8400, यहाँ लिखा है 8652, तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 252 रुपये। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये आपका 8400 है, ये आपका SI है 2 वर्ष का, और ये आपका CI है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष का SI कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्ष का, अगर आपका SI कितना है, आपका 8400 रुपये है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4200। अब हमें क्या है, यहाँ पर अगर रेट परसेंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो 252 आया था CI और SI का अंतर, वो लिखेंगे ऊपर, बटा में लिख देंगे 4200 1 वर्ष का SI,
गुणा में लगा देंगे 100, जिससे कि आपका रेट निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7×42, 7 से काटेंगे 7×21, 7×42, फिर 6 से 6 कम 6, 6 से 6 36, यानी कि आर का जो वैल्यू आएगा वो 6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर। एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपये, जबकि इस ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696 मतलब 696.30 रुपये है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जो अभी क्वेश्चन बताया था वही वाला क्वेश्चन है। जैसे आपका 660 क्या है ब्याज, ये हमारा SI है 2 वर्ष का, और यहाँ पर CI कितना है 696.30 है, ये आपका CI है। तो आपको यहाँ पर अंतर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंतर 60 30 90, मतलब ये 36.60 हो जाएगा। फिर आपको पता है 2 वर्ष का आपका जो SI है साधारण ब्याज वो कितना है 660 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 जीरो। अब हमें क्या करना है, अगर रेट परसेंट निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो अंतर है वो ऊपर लिखा जाता है 36.60 बटा में 1 वर्ष का SI 330 नीचे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है। अब इस पॉइंट से हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो मतलब 100 लिख देंगे नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे हम डिवाइड, तो यहाँ पर कैसे करेंगे डिवाइड, तो हमें कितने में करना है 366 में, 366 में हमें डिवाइड करना है 33 का। तो 3 से भाग करेंगे, 3 से 11 बार जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 122 बार। ठीक है। तो अब हम 11 से हम भाग करेंगे 122 को, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और लगभग जो है 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 0, लगभग इतना ही आ रहा है 11 दशमलव कुछ %। तो यहाँ पर अप्रोक्स में 12 तो दिया नहीं है, 12 तो बन नहीं रहा है हमारा, है ना। तो हमारा जो बन जाएगा, हमारा लगभग जो बनेगा 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 240 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था कि अगर आपको अंतर दिया जाए 240 दिया है और आपसे धनराशि पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, 2 बार 100 से गुणा करना है, 2 बार 100 से गुणा कर देना है। फिर आपको बटा में क्या लिखना है, जो आपका रेट परसेंट दिया होगा उसे 2 बार गुणा कर देना है नीचे भाग में। ठीक है। अब इसे 8 एकम 8 हो जाएगा, इसे 8 दूना 8 तिया 24, एक 0 हो जाएगा, फिर इसे 4 दूना 8 होगा, फिर इसे 4 से 25 होकर 100 हो जाएगा, फिर इसे 2 से 2 एकम 2, 2 से इसे 15 दूना 30, यानी कि 15 गुणे में 25 गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 5 75 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 7 37, और डबल 0 साथ में ही है, तो ये हो जाएगा 37,500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आपसे मूलधन पूछे तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है। और कभी कभार आपसे रेट भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी चेक करेंगे कैसे बनाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में देखो रेट ही पूछ ली है, ब्याज दर। ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपये की मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है, 60 रुपये है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो आपका जो रेट होगा वो आपको क्या करना है, जो अंतर लिखा है, अंतर बटा में मूलधन, अंतर बटा में मूलधन लिखना है। ठीक है। इसका कर देना है वर्गमूल और गुणा में 100 लगा देना है। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कर रहे होंगे हम। तो अंतर कितना दिया हुआ है, हमारा अंतर दिया है 60 रुपये, 60 लिखेंगे, बटा में मूलधन कितना है 24,000 रुपये, और वर्गमूल करेंगे, साथ में गुणा 100 लगा देंगे। ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से 6 कम 6, 6 चौके 24, ये बनेगा 400। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1 बटा में 400 है और गुणा में साथ में अलग से 100 है। तो इनका 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा, गुणे में 100 लिखेंगे, 100 लगा है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। यहाँ जो बनेगा 5% इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आपको यही वाला फॉर्मूला अपनाना है जो अभी लगाया था। तो अंतर लिखेंगे ऊपर 24, बटा में लिखेंगे मूलधन 15,000 और गुणा में लगा देंगे 100। पहले वाले का क्या करेंगे, वर्गमूल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ से भाग करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं 6 से भाग करते हैं, 6 चौके 24, यहाँ 6 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 3 30, 6 पंचे 30, ये बनेगा 2500। ठीक है। फिर हालांकि और भी कर सकते हैं, तो अब इतना ही रहने दें। अब 4 का वर्गमूल है वो 2 आ जाएगा बाहर, 2500 का है ये 50 आ जाएगा वर्गमूल,
और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 4% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर लिखा है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब लिखा क्या है क्वेश्चन में, बोला गया है एक का आपको निकालना है घन, प्लस का 2 का घन, प्लस का 3 का घन, ऐसे ही कितना डॉट 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 आपको 10 तक संख्याओं का घन निकालना है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। अब आपको इसका योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। कंटिन्यू करें हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है 1 का, यहाँ पर n कितना दिया हुआ, n आपको चेक करना है। शुरुआत में 1 से लेकर कितना है 10 तक है, तो यानी कि n का जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, आपने पहली चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको n का पता करना है कि n कितना है, आपका 10 है। ठीक है, और आपको जो घनों का योग होता है, वो घन का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है कि जो n होगा, n में n+1 कर देना है, बटा में 2 कर देना है। ठीक है, और इसका जो करना है वो होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पर यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर n की जगह 10 यूज करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 के साथ n+1 का मतलब है 11 लिखेंगे, 10 का 1 ज़्यादा 11, बटा में 2 कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ 5 का गुणा 11 में किया तो ये 55 बना। अब आपको क्या है 55 का वर्ग करना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग निकालने की ट्रिक हमने बताई आपको। अगर किसी के आगे पीछे 5 दिया हो तो हमें क्या करना है, अगर ये पीछे जो है 5 दिया है तो हमें पीछे 25 कर देना, 5 का वर्ग 25 लिख देना है। और यहाँ पर 5 दिया है तो अगली संख्या इसके बाद 6 देखनी है। जैसे अगर आपका यहाँ 7 लिखा होता तो यहाँ पर हम नीचे 8 लिखते। ठीक है, तो इस संख्या में आपका 5 दिया है, अगली संख्या 6 हो जाएगी, 5 और 6 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30-25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। तो आपको एक दो क्वेश्चन के वर्ग निकाल के दिखाते हैं, जैसे आपको ये आसान लगे। जैसे आपने देखो 25 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, आपसे 35 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, ठीक है, या 45 का वर्ग निकालने को पूछा जाए, कभी भी पीछे 5 लगा हो तो क्या करना है, पीछे 5 है तो यहाँ पर 25 लिख देना है। ठीक है, इसे क्या करना है 25 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे संख्या 3 आएगी। ठीक है, 2 और 3, 2 के आगे की संख्या 3 आएगी, 2 और 3 का गुणा करेंगे 625, ये 625 जो होगा इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 35 का निकालेंगे तो 35 का यहाँ पीछे 5 दिया हुआ है, और ये सब ट्रिक उसमें काम आएगी जिसके पीछे 5 लगा हुआ। ठीक है, 5 का वर्ग यहाँ पीछे 25 कर देंगे, यहाँ 3 दिया है, 3 के आगे संख्या 4 होगी, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12, ये 12-25 इसका आंसर होगा। ऐसे ही 45 को करेंगे हम अगर यहाँ पर, तो 5 का वर्ग 25 पीछे लिख देंगे, 4 के आगे संख्या 5 आ जाएगी, 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये 20-25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमने आंसर बताया था, क्या आंसर था हमारा 30-25। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा 30-25। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है, घनों का योग दिया है लेकिन 5 से 14 तक दिया है। अब आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है कि आपको 1 से लेकर एक का घन, ठीक है, 1 का घन, प्लस 2 का घन, प्लस 3 का घन, प्लस 4 का घन, प्लस 5 का घन, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 14 का घन आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 से 14 तक हमसे पूछा है, 5 से 14 तक आपको पूछा है, और 1 से 4 तक हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 से लेकर 14 तक निकालेंगे, उसमें से हम 1 से 4 तक का घन का योग घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी जो वैल्यू देखा था हमने उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो n बराबर हम पहली बार क्या मान लेते हैं 14, n बराबर जो है वो 14 मानेंगे। तो जो हमने फॉर्मूला लगाया था n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, तो ये आपका घनों का योग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे, तो 14 गुणे में n+1 करेंगे तो यहाँ 15 होगा, बटा में 2 हो जाएगा, और इनका जो वर्ग करेंगे इस तरीके से, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 सत्ते 14, 15 सत्ते कितना होगा 105। ठीक है, 15 सत्ते 105 ये होगा। 105 का वर्ग करना है। 105 का वर्ग कैसे करते हैं, हम 5 का जो पीछे 5 लिखा है, 5 को 5 ही लिख देंगे, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और अभी वर्ग करके सिखाया है कि अगर 10 लिखा है, 10 के आगे 11 होगा तो 11 10 में 110, तो ये तो हो जाएगा 110-25। ठीक है, इसमें से हमें घटाना किसको है, 1 से लेकर 4 तक घनों का योग। तो 1 से लेकर 4 तक घनों में 1 का क्यू, 2 का क्यू, और 3 का क्यू, और 4 का क्यू। अगर इनको घटाना है तो हम क्या समझें, इनका जो योग है पहले वो निकाल लें। तो इनका n कितना आएगा, n बराबर इसमें 4 आ जाएगा,
तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला लगा देंगे। 4 यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुणे में 4, एक में 4 + 1 है तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, 5 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे कितना होगा 10। अब 10 का वर्ग करना है तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक, 10 का वर्ग करना है तो ये कितना आ जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, इस वाले 11,025 में से हमें ये 100 घटा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11,025 में से अगर हम इसमें से 100 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यहाँ बचा 2, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 10, तो ये 10,925 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या है, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है, तो वर्ग का आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, n+1 हो गया, फिर 2n+1 बटा में होता है 6। ठीक है, ये क्या होता है, वर्ग कितनी भी संख्या हैं उनके वर्गों का योग अगर पूछा जाए तो इसमें पूछा क्या था, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक 12 का वर्ग पूछा था। तो हमें इसमें एक बात चीज़ याद रखना है, इसमें जो n आ गया है वो क्या है, हमारा 12 है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनाएंगे, तो पहले 12 ही लिखेंगे, फिर आपका n+1 है तो 1 जोड़ेंगे तो मतलब 13 लिख देंगे, फिर यहाँ 2n+1 है यानी कि 12 दूना 24 लिख करेंगे, 24 में 1 जोड़ेंगे तो ये 25 बटा में कर देंगे 2। ठीक है, सॉरी बटा में करेंगे 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करना है 2 का, 13 का और 25 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25 और 2 का गुणा करते हैं, तो 25 दूना 50 और 13 पना 65 हो जाएगा और एक 0 साथ में, तो ये कितना बनेगा, तीनों का गुणनफल 650। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। देखो जो रेलवे का एग्जाम है ना, हर रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी सीरीज चल रही है और ये आज हमारा 5वां पार्ट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके के पार्ट हम छोटे छोटे कवर कर रहे हैं और पूरा आपका मैथ इससे रिवाइज करवाएंगे। जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी वो आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न लिखा है पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा था इसी तरीके से आपका आंसर कितना बना था, 100 बना था, लेकिन आपको करके देखना है। ठीक है ना, करके देखना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका n जो है वो कितना है, 4 है। देखो आपने बोला कितना n कितना है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है घनों का, तो यहाँ n बराबर 4 है और n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे में फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो हमने क्या देखा, 4 गुणे में 4 से 1 ज़्यादा करेंगे 5 बटा में 2 कर देंगे और इसका जो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 10 का वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये हम इसको स्टार लगाते हैं। आपको ये याद रख लेना है, जब भी हम स्टार लगाते हैं इसका मतलब है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 36 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपको बोला है दोनों संख्या मान लेते हैं x और y है और दोनों संख्याओं का अंतर x - y बराबर कितना है, 5 है। बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x × y का जो वैल्यू है वो कितना है, 336 है और इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है मतलब x + y ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, आपको इसका फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, एक रामबाण फॉर्मूला देते हैं आपको याद रखना है, x + y का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। ये आपको फॉर्मूला रट लेना है, आपको याद रख लेना है, कहीं आपको लिख लेना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस पर टाइप पर क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो इसको बनाएंगे जल्दी से, देखिएगा यहाँ पर बनाएंगे, जल्दी से बनाएं, जल्दी से देखो सभी लोग बताएं, बनाएं इस क्वेश्चन को, चलिए बनाएं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। चलो देखो कितना आता है हमारा आंसर। ठीक है, आपको इसी समीकरण से मतलब इसी फॉर्मूले से यूज़ करना है, बहुत ही जल्दी आपके आंसर आ रहे होंगे और एकदम सटीक आंसर आ रहे हैं बहुत ही कम समय में। चलिए बनाएंगे इसको, x + y का पूछा है तो हम इसको यहीं पर लिख देंगे, x - y का होल स्क्वायर मतलब 5 लिखा है, 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में लिखा है 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस में 4 गुणे में x × y कितना है आपका, 336 है, 336 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा प्लस 4 का गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 1 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1344 और जब हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो 4 5 9, 4 2 6, 1369 हो जाएगा।
और ये किसका वैल्यू है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई का वैल्यू, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1369, ठीक है, 1369, 1369, ठीक है। जल्दी से बताइए ये इतना हो जाएगा कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, इसका जो वर्गमूल हमें निकालना है, आप एक चीज़ याद रखिए, अब सीधा ऑप्शन को देखिए, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अगर 21 लिखा है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग पीछे यूनिट डिजिट 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में आपका 9 आना चाहिए आंसर में, तो ये तो आपका गलत हो गया। जैसे 28 दिया है तो 8 का वर्ग 64 होता है, मतलब पीछे, तो ये 4 यूनिट आएगा इसका पीछे का, तो ये भी गलत हो जाएगा। 51 का चेक करें तो 51 का भी 1 ही आएगा पीछे का यूनिट डिजिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 37 7 का वर्ग 49 होता है, यानी कि 9 पीछे जरूर आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही सही होगा, या कह सकते हैं जो 1369 है वो 37 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। ये 37 का वर्ग था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37, ठीक है। आपको इसी तरीके से यूज़ करना है, बहुत ही आसानी से आपके आंसर आ जाते हैं। चलिए, इसी पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन लाए हैं हम। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसी फॉर्मूले का यूज, लिखा है x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपका 20 है, लेकिन x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो 96 है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, चलिए बनाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4xy करेंगे, ठीक, 4xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है, 20 लिखा है, 20 का वर्ग कर देंगे, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमसे पूछा है, तो ये लिखेंगे प्लस 4 गुणे में एक्स वाई का मान कितना है 96, तो 96 लिख देंगे, ठीक है। चले बनाएं इसको, अब 400 ये होगा 20 का वर्ग 400 बराबर x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वर्ग का, ये कितना आएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 नम 36, 36 और 37 38, यानी कि ये कितना 384। जब इसको हम इसके पास ले आएंगे तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर निकल रहा होगा वो इसमें कितना बचेगा 16। तो हमसे पूछा जाएगा कि सिर्फ x माइनस वाई का वैल्यू बताइए, तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये अंडर रूट में 16 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 का मतलब कितना है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का पैटर्न यूज करना है, और आपको याद रखना है एक ना एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर आधारित आपके रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आपको इसमें समय वेस्ट नहीं करना है, इसी रामबाण फॉर्मूले का यूज करना है। चलिए, ये हो गया ना, आगे देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग कितना है 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है दोनों संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई है, x और y है, x प्लस वाई का जो मान है वो 25 है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर मतलब x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आपका 15 है, ठीक है। अब देखिएगा, कभी भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई इस तरीके से, या a प्लस बी या a माइनस बी, अगर इस तरीके से संख्याएं मिलती हैं, तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे, बड़ी को हम x मानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जो बड़ी संख्या पूछा जाएगा आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 40 बटा 2 कर देना है, तो कितना बन जाएगा हमारा 20 बन जाएगा, ठीक है। और कभी भी आपका छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसको y मानना है, हमेशा y, ठीक है। तो हमें उस स्थिति में 25 और 15 का अंतर निकालना है, 25 और 15 का अंतर 10 आ जाएगा, बटा में हमें हमेशा 2 कर देना, तो यहाँ पर बनेगा 5। अब बोला है इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 कम 5, यानी कि 4/1 बोल सकते हैं, या 4:1 बोलेंगे हम, ठीक है। तो 4:1 बोलेंगे हम इसको, तो इसका जो बनेगा हमारा आंसर क्या बनेगा 4:1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा 4:1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी विकल्प इसमें दिया हुआ है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद रखना है, इस तरीके का प्रश्न भी बहुत बनता है। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की इस वीडियो के। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी हम स्टार लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये आपको उस फॉर्मूले पर भी नहीं जाना है और कम समय में हो जाएगा। आपको लिखा क्या है x प्लस वाई, यानी कि दो संख्या x और y है, उनका योग कितना है 16 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना है 63 है। आपसे बोला गया है कि इनका व्युत्क्रम का योग कितना है, मतलब अगर हमसे कोई संख्या x है दूसरी संख्या y है, अगर व्युत्क्रम पूछा जाए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1 के बटा में x और 1 के बटा में y, इनका योग पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, लासा जो आएगा वो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। x का भाग करेंगे एक्स वाई में, y बनेगा मतलब y प्लस यहाँ पर हो जाएगा, y का यहाँ करेंगे तो x बनेगा, x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है आपका x प्लस वाई है, ऊपर क्या है आपका x प्लस वाई है, तो कितना रहेगा ये हमारा 16, ठीक है। और नीचे क्या है x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना है 63, तो ये 16/63 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही विकल्प सही। ऋणात्मक पूर्णांक को
4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा इसे लिखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले जो दिया है 4050, पहले तो इसका गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। 4050 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 5 बार जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, फिर 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर करेंगे 3 से, 3 7 21, 3 5 15। फिर करेंगे 3 से भाग, 3 से 25। फिर यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ 5 और 1, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देख लेना है, यहाँ पर जोड़ा किसका नहीं बन रहा है। ये आपका जोड़ा बन गया, इसका 3 का जोड़ा बन गया, ये वाला 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 कमी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस पूरी संख्या में 1 2 और गुणा कर दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या, 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 गुणे में 5। अगर इतने संख्याएं हैं, अगर इनका वर्गमूल बनाने के लिए हमें सभी के जोड़ा चाहिए, तो इसमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। एक हमारे पास 2 है, अगर इसमें 1 2 और गुणा कर दिया जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस हमने 2 का गुणा करना था, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा नहीं गया था कि किसका गुणा करना है। तो इतना आ जाने के बाद आपको ये बताना है कि यह जो संख्या बन जाएगी, अब ये मतलब गुणा करने के बाद तो किसका वर्गमूल होगा। तो अब वर्गमूल बताना है तो जल्दी से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 बार 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का बना तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक और 3 का बना था यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 का बना था ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। सभी का जोड़ा बना था, ये सबके निकाल लिया हमने एक एक। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 6 3 18 5 90। तो ये 90 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपको याद रखना है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, देखिएगा, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। और ये आरआरबी जेई के 2019 के एग्जाम में पूछा है। चलिए इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसे। देखो यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बोला है योगफल और अंतर, मतलब योगफल पहला है, मतलब मान लेते 2 संख्या है वो x प्लस वाई का योगफल कितना हो जाएगा 25। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का जो अंतर है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उनके वर्गों का अंतर। देखिएगा पूछा क्या है आपसे, x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई, और एक बार गुणा में ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है ना, प्लस वाले का वैल्यू कितना दिया है 25, 25 लिखेंगे, गुणा माइनस वाले का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। इस तरीके का एग्जाम में अगर प्रश्न बना तो बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 9 की पावर में लिखा है 6 और गुणे 12 की पावर में 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन गुणनखंडों को अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ से पहले तो ये चेक करना है कि जैसे ये लिखा था 9 की पावर 6 और यहाँ पर 12 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 6 है, इसको गुणा में, फिर 12 को हम क्या 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4 दिया 12, और इसकी पावर 4 लिखेंगे, फिर गुणा में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ 3 का पावर 6 हो जाएगा, गुणा में 3 का पावर 6, फिर यहाँ गुणा में 2 की पावर, ये देखो ये तीनों के ऊपर 4 पावर है ना, हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 और अगला 2 की पावर 4, अगला 3 की पावर 4, फिर गुणा में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले 2 वाला चेक करेंगे, 2 वाले का कितना है, 2 वाले का 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर कितना हो गया 8, घातें जुड़ जाती हैं समान में, ठीक है, याद करना गुणा में। फिर हमने देखा 3 की पावर 4 यहाँ पर, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, इन सबको जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितना होगा 6 6 12 4 16, 3 की पावर हो जाएगा 16, फिर गुणा में 7 की पावर 7, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, 2 की पावर में 8 गुणे में 3 की पावर में 16 गुणे में 7 की पावर में 7। अब हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग।
मतलब अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा, तो आपको याद रखना है, नीचे लिखा है 2, नीचे लिखा है 3, नीचे लिखा है 7, इनको जोड़ देना बस, आंसर हो जाएगा 2 + 3 + 7। तो कितना हो जाएगा, घात से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। 2 3 5 और 5 और 7 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या है, गुणनखंड को अलग अलग बना लेना है, अलग अलग उनकी घात कर लेनी है, फिर जो आपको अलग अलग गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य वाले, अभाज्य संख्या, उनको आपको जोड़ देना है, ठीक है। आ गया समझ में। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला। लिखा है 2 की पावर 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 के कितने गुणनखंड सम है। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपका लिखा है 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर में लिखा है 4 गुणे में 5 की पावर लिखा है 3 और गुणे में लिखा है 7। आपको क्या करना है, सम संख्या पूछा है ना, सम गुणनखंड की संख्या। देखिएगा सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो आपको याद रखना जो आपका सम लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 की पावर 7 है तो 7 ही लिखेंगे। फिर गुणा में ये सभी क्या है, विषम है, विषम है ना, ये सभी क्या है, सभी विषम है। तो इनकी जो पावर है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है, 4 का 1 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। फिर गुणा में 5 की पावर 3 है, ये भी विषम है, तो इसकी पावर में भी क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा। फिर इस 7 की पावर तो 1 माना जाएगा, तो हमें क्या देखा है कि 7 भी क्या होता है, विषम होता है। इसकी पावर में 1 दिया है, इसमें +1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 7 7 पना 35, 35 दूना 70, 7 चौके 28, ये टोटल जो होगा 280 जो इसका गुणा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 280 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक बार और करके दिखाएं क्या। चलिए एक बार इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक बार और करके दिखा देते हैं, अच्छे से समझ लेना कि यहाँ 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7, ठीक है। 7 की पावर 1 मान लेते हैं। आपको याद रखना है, जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर ये सम है और आपसे सम ही पूछा है, तो सम का जो घात है उतना ही लिखा जाएगा, ठीक है, हमें उतना ही लिख देना है। लेकिन ये 3 5 और 7 ये क्या है, विषम है, तो इनकी जो पावर है 4 है, 3 है और 1 है, इनकी पावर में +1 करना है, यानी कि 4 है, इसकी पावर +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5, 5 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 से 1 पावर ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। 7 की पावर 1 दिया है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 से, इन सब का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 280, ठीक है। सबको समझ में आ गया है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरीके का बनाया जाता है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे ... और 99। तो आपको याद रखना है, जब भी कभी 1 तो 2 और 1 5, अगर 2 और 5 का गुणा कहीं भी मिल जाए आपको, किसी भी सीरीज में अगर गुणा आएगा तो वो इकाई का अंक क्या बनाएगा, 2 5 करके 10 बनेगा, तो इकाई का अंक 0 आएगा। एक चीज़ बताइएगा आपको, यहाँ पर 91 गुणे में 92 लिखा है, 92 का 2 आ गया, गुणे में 93 हो गया, फिर यहाँ पर 94 होगा, फिर यहाँ पर 95 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ... कितना 99 तक गुणा किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको ये 2 और 5 अगर मिल गए गुणा में कहीं भी, आपके कितनी बार हो, एक इकाई पर लिखा हो आपका 2 और 5, तो आपको क्या करना है, इन सब का जो गुणा आएगा वो लास्ट में कुछ ना कुछ आके लास्ट में एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आप है इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक जो आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है, ज़्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन और लिखे हैं। 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कभी भी, तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, इसका 4 और इसका 8, 4 8 कितना होगा 32, ठीक है, 32 लिखा है यहाँ पर। फिर गुणा, फिर यहाँ 764 का 4 और यहाँ पर 1256 का 6, तो 4 और 6 का गुणा किया कितना होगा 24। फिर हमें आगे फिर क्या करना है, इनका भी इकाई का अंक 2, इनका 2, इनका 4, इन 2 और 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, यानी कि हमें पता चल गया इस पूरा अगर इक्वेशन का गुणा करते हम तो इसका जो आंसर आता है वो 8 इसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इतना बड़ा जो गुणा करने पर आपका आएगा इकाई का अंक जो आएगा वो 8 ही आएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है, कितनी भी संख्या गुणा में दी गई हो सबका इकाई का अंक उठाते जाना है, गुणा करते जाना है, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़े अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। सिर्फ गुणनखंड की संख्या पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो अभाज्य ना तो सम विषम कुछ नहीं पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 4200 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो एक काम करें, इस 4200 के गुणनखंड करके दिखाएं आपको। तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा साइड में इसके गुणनखंड कर लेंगे हम।
4200 लिखा है, 4200 लिखेंगे। चलिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये बनेगा 2100। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 10, 0, 5, 1050 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 525। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कर दें, 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 तिया 15 हो जाएगा और 2 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से करें, 5 से 7 बन जाएगा और यहाँ पर फिर 7 से 1। तो हमने देखा यहाँ पर 2 का कितनी बार है, यहाँ पर जो आया है 2 की पावर 3 लिखेंगे इसे, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। 5 आपका 2 बार दिया हुआ है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। और 7 आपका 1 बार दिया है तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी गुणनखंड की संख्या पूछी है तो संख्या के लिए क्या करते हैं, जो आपकी इनकी पावर दी है ना, सभी की पावर दी है उनमें 1 जोड़ के गुणा करना पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे 3 का अगला संख्या क्या आ जाएगा, 4। फिर आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इनका एक अगला क्या बनेगा, 2। ऐसे ही 2 दिया है, इसका अगला क्या बनेगा, 3। ऐसे ही यहाँ पर 1 दिया है, इसका 1 का आगे क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 2। यानी कि सभी की पावर में हमने क्या कर दिया, +1 +1 +1 और +1, मतलब सभी की पावर में 1 जोड़ दिया। अब जो बना उनका गुणा कर देना है बस। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। 48 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है 1373 की घात में 36 माइनस 1442 की घात में 20 का एकक अंक क्या है। एकक अंक का मतलब है यूनिट डिजिट या इकाई अंक पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो यहाँ पर ये दिया है ना 1373, यहाँ से आपको 3 लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 लेना है और इसकी पावर कितना दिया है, 36। 36 की पावर में अब हमें अपनी तरफ से 4 से भाग कर देना है। ठीक है, फिर माइनस क्या करना है, यहाँ लिखा है 1442, इसमें 2 लेना है इसको, इसका लास्ट, और 20 दिया है, 20 की बटा में हमें 4 से भाग देना है हमेशा। आपको याद रखना है इसकी 4 से भाग करना है, 4 9 36, 9 बार चला जाएगा। तो आपको शेषफल लेना है, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिएगा 3 की पावर शेषफल कितना, कुछ नहीं बचेगा। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा और शेषफल कुछ नहीं आएगा। जब तक आपका शेषफल 1 आएगा तो 1 लेंगे घात में, 2 आएगा तो 2 लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेंगे। जब 0 शेषफल आएगा तो उस स्थिति में आपको 4 घात लगा देनी है, यानी कि 4 का 4 9 36, इसमें कोई शेषफल नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में 4 लिखना है इसके पावर में। ठीक है, और ऐसे 4 पंचे 20, ये पूरा कट जाएगा तो 2 की पावर में 0 तो आएगा नहीं, तो हमें इसको 4 लिख लेना है। ठीक है, अब 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हमें देखना है 81 में से 16 घटाएंगे कितना बनेगा, 11 में से 6 गया, 5 बना और ये 6 बना, यानी कि 65 बना। 65 का मतलब क्या है, हमसे इकाई का अंक पूछा है 1, यानी कि इकाई का अंक कितना है, 5। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, ये ELP के एग्जाम में और CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है, आपको याद रख लेना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अब ये गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन लिखा है, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या हैं। अच्छा, यहाँ सम पूछा है, देखिएगा बहुत ही आसान से बनाएंगे। 2 की पावर 8 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 की पावर 5। जब भी आपसे सम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सम, तो सम वाली स्थिति में जो सम है उसका घात तो उतना ही लिया जाता है, तो 8 ही लिखेंगे। लेकिन जो आपके विषम हैं ये तीनों, इनकी पावर में जो दिया होगा उनमें 1 जोड़ के गुणा करना है। तो 2, अगर विषम 3 है, 5 7 है ना, 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसमें 1 घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे। फिर 5 की पावर में 3 दिया हुआ है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे घात, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर आपका 7 की पावर 5 है, 5 की पावर में भी 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इन सबका गुणा करें एक बार, तो 8 तिया 24 और देखिए 8 तिया 24 और 6 चौके 24, यानी कि 24 गुणे 24 आपको पता है कितना होता है, 24 का वर्ग या 24 गुणे 24 कितना होता है, 576 होता है। तो 576 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। लिखा है 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6 की कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ठीक है,
जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब ये क्या है, विषम पर आधारित पूछा है, विषम गुणांक पूछा है। तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे, देखिए आपको अगर विषम पूछा जाए, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6। अगर आपसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, तो इस सम से तो कोई लेना देना नहीं है, सम को तो हटा देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसकी जो पावर दी होगी विषम की, उसकी पावर में +1 करना है। तो 3 की पावर 5 था, +1 करेंगे 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 की पावर 4 था, प्लस में 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5। फिर गुणा करेंगे 7 की पावर 6 था, +1 करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 7 21, ये 210 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चा नया जुड़ा है, जिसने भी वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और